नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के जो अध्याय चल रहा था उसके भाग थर्ड में हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म के जनन के बारे में कि इन प्लांट्स में जनन किस प्रकार से होता है। तो एक सामान्य इसमें जानकारी इस तरह से रहेगी। जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं वो मतलब पूरे प्लांट्स सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। और हेटेरोस्पोरस मीन्स इनमें लघु बीजाणुदानियाँ और गुरु बीजाणुदानियाँ जो बनती हैं वो लघु बीजाणु पर्णों पे और गुरु बीजाणु पर्णों पे बनती है। यानी हम ये मान सकते हैं कि गुरु बीजाणु पर्णे मिलकर एक शंकु के समान संरचना का निर्माण करती है और इस संरचना को हम कहते हैं मेल कोन यानी मादा शंकु। ये बनता है गुरु बीजाणु पर्णों के एक क्रम में विन्यासित होने से। इसी तरह से लघु बीजाणु पर्णे सारी मिलकर नर शंकु का निर्माण करती है और जो लघु बीजाणुदानियाँ हैं, जो लघु बीजाणु पर्ण हैं, इनकी जो अव्यक्त सतह है उन पे उत्पन्न होती है लघु बीजाणुदानियाँ और इस तरह से बनती है गुरु बीजाणुदानी। तो कुल मिला के ये जो वंश है ये हेटेरोस्पोरस वंश पाया जाता है, जबकि साइकस में गुरु बीजाणु पर्ण सघन शंकु का निर्माण नहीं करती है। हम आगे देखें तो इनमें जो प्लांट्स में जो कोन होते हैं, जो शंकु होते हैं, जो स्पोरोफिल से बनते हैं, वो अधिकांश जो शंकु होते हैं वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं यानी एक लिंगी होते हैं। परंतु कुछ जातियां जैसे इफेड्रा फोलिएटा, इफेड्रा इंटरमीडिया आदि में द्विबीजाणुदानी शंकु पाए जाते हैं। तो इस तरह से शंकु के ये प्रकार हो गए। और अब आगे देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लघु बीजाणु पर्णों की। यानी इन लघु बीजाणु पर्णों के विशेष क्रम में विन्यासित होने से बनता है नरशंकु, मेल कोन। मेल कोन की हम बात करें तो ये अल्पकालिक होते हैं यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। और लघु बीजाणुदानियाँ जो है इन बीजाणु पर्णों की अपाक्ष यानी निचली सतह पर उपस्थित होती है। और इनकी संख्या की बात करें हम तो जो बीजाणुदानियों की जो संख्या है वो साइकस में होती है अनिश्चित, यानी बहुत सारी बीजाणुदानियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। पाइनस में केवल 2 होती हैं। और जो इनका विकास का प्रकार है वो होता है यूएस्पोरेंजिएट। अगर मान लो बीजाणुदानी का निर्माण अगर एक कोशिका से होता है तो वो कहलाएगा यूएस्पोरेंजिएट। इस तरह से यूएस्पोरेंजिएट प्रकार ये होता है इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणु पर्णों की। गुरु बीजाणु पर्णों से निर्मित जो शंकु होता है वह कहलाता है स्त्री शंकु और ये पौधों पर अनेक वर्षों तक लगे रहते हैं। अगर हम गुरु बीजाणु पर्णों की संरचना की बात करें तो इनकी संरचना सामान्य पर्णों के समान होती है जैसे साइकस, लेकिन पाइनस जैसे एग्जाम्पल हैं उनमें ये काष्ठीय होती है। गुरु बीजाणुदानियाँ या बीजांड बीजाणु पर्णों पर नग्न होते हैं, नेक्ड
होते हैं। बीजांड पर केवल एक ही हृदयावरण पाया जाता है, परंतु जिम्नोस्पर्म के कुछ ऐसे गण हैं जिनमें, जैसे निटेलिस, इनमें द्विअद्यावरणी बीजांड होता है, यानी बीजांड में 2 आवरण पाए जाते हैं। इस तरह से लघु बीजाणु पर्णों और गुरु बीजाणु पर्णों के माध्यम से नरशंकु का निर्माण, मादा शंकु का निर्माण और इस तरह से ये विषम बीजाणु वंश का एक जनन का प्रक्रम लगातार चल रहा है। आगे देखें। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु की। लघु बीजाणु बनते हैं लघु बीजाणु दानियों में। लघु बीजाणु बनने के बाद में उनसे बनता है नर युग्मकोद्भिद। और लघु बीजाणुओं के बीजाणु दानों के विमाचन के पश्चात नर युग्मकोद्भिद का विकास विभिन्न प्रावस्थाओं में होता है। जैसे साइकस में 3 कोशिकीय, पाइनस में 4 कोशिकीय और इफेड्रा में 5 कोशिकीय प्रावस्था में जो नर युग्मकोद्भिद हैं ये वहाँ से विमुक्त होते हैं। इसके अलावा साइकस और जिंगोजो एग्जाम्पल लें, इनके जो मेल गैमिट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी चल होते हैं। इसके अलावा जितने भी वंश जो बचते हैं उन सभी में जो मेल गैमिट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं, यानी अचल होते हैं। गुरु बीजाणु से निर्माण होता है स्त्री युग्मकोद्भिद का, और स्त्री युग्मकोद्भिद में होती है स्त्री दानियाँ। इनकी संख्या में भी विविधता पाई जाती है। जैसे साइकस में अनेक स्त्री दानियाँ होती है, पाइनस में 2 स्त्री दानियाँ होती है, जबकि नीटम में स्त्री दानियाँ केवल अंड से ही प्रदर्शित होती हैं। अब स्त्री दानी की संरचना की हम बात करें, स्त्री दानी में केवल एक अंड कोशिका और एक अंडदा नाल कोशिका पाई जाती है, यानी एग सेल और वेंट्रिकैनाल सेल पाई जाती है। इनमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। यहाँ पे ये सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक जैसे कि अब तक हम देखते आए हैं कि ब्रायोफाइटा में ग्रीवा नेक कैनाल सेल्स और ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, टेरिडोफाइटा में पाई जाती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल अनुपस्थित होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं निषेचन की। दोनों ऑर्गन्स के मैच्योर होने के बाद में बारी आती है निषेचन की। इस समूह के जो पौधे होते हैं वो वायु परागित होते हैं। परागकण बीजांड के द्वार पर उपस्थित विशेष संरचना जिसे पराग कोष्ठक कहते हैं वहाँ पे एकत्रित होते हैं। और जो नरयुग्मक का है स्त्रीदानी में प्रवेश वो पराग नलिका के द्वारा होता है। साइकस में पराग नलिका चूसकांग के रूप में कार्य करती है, जबकि पाइनस में ये युग्मक वाहक के रूप में कार्य करती है। अब निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बनता है वो स्पोरोफिटिक फेज होता है, अगली जो प्रावस्था है, और उसके लिए मातृ कोशिका ये है। और इसमें जो भ्रूण का विकास होता है वो है अंशबाजी प्रकार का होता है, यानी अंशबाजी का यहाँ पे अर्थ जाने तो भ्रूण जाइगोट के केवल एक भाग आधारीय भाग से ही विकसित होता है, आधारीय भाग से, इसलिए इसको कहते हैं अंशबाजी विकास। और जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष है उसका विकास निषेचन से पूर्व होता है। और इन प्लांट्स में एंजियोस्पर्म की तरह डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, अतः जो इनका भ्रूणपोष है वो अगुणित पाया जाता है। राइट। इसके अलावा इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता का लक्षण पाया जाता है। यानी इसे अगर मैं समझाऊं आपको
तो प्रत्येक स्त्री युग्मकोद्भिद में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, इसे कहेंगे हम बहुभ्रूणता। ये जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण है। और जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, एक से अधिक अंड के निषेचन अथवा एक युग्मनज के विभाजन से उनमें विदलन बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, परंतु कुछ विशेष कारणों के कारण प्रत्येक गैमेटोफाइट से केवल एक ही भ्रूण का परिवर्धन होता है। इसके अलावा इन प्लांट्स में अंडाशय अनुपस्थित होता है, यानी ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, अर्थात जो बीज हैं वो फल के अंदर बंद नहीं होते हैं तथा और नग्न बीजांड ही बीज में विकसित होते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। और बीजांड के जो आवरण हैं वही अध्यावरण का काम करते हैं, यानी वही सीड कोट का काम करते हैं। इस तरह से इनका निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अभी जो मैंने आपको बताया ये केवल एक सामान्य प्रक्रिया है, अलग अलग मेंबर के अनुसार इनमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वो आपको साथ साथ जो अगले अध्याय में आएंगे लगातार बताएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो बीज के बारे में बताता हूँ आपको। यानी जो बीज है जिम्नोस्पर्म का वो 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे स्पष्ट करता है। जैसे अध्यावरण है उसका वो बताता है स्पोरोफिटिक फेज को, यानी उसकी मात्र यानी पहली जो स्पोरोटिक फेज उसको बताता है। भ्रूणपोष बताता है गैमेटोफिटिक फेज को, और भ्रूण बताता है जो आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है बीजाणुविफलावस्था उसको बताता है। इस तरह से जो जिम्नोस्पर्म हैं इन समूह के पौधों में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनमें द्विगुणित बीजाणुविफलावस्था प्रदान होती है, जबकि अगुणित जो गैमेटोफिटिक फेज है वो बहुत कम टाइम के लिए आती है और रिड्यूस्ड होती है। यानी और इसके अलावा एक और बात, गैमेटोफिटिक प्रावस्था स्पोरोफिटिक प्रावस्था के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से हमने जाने हैं कि जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण क्या हैं, उसका पादप जो प्लांट बॉडी है कैसी होती है, उनमें जनन किस तरह से होता है, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेल कोन, फीमेल कोन, मेल गैमेट्स, फीमेल गैफिट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके बाद बीज का निर्माण। और बीज का निर्माण भी कैसे हुआ, अनकवर्ड बीज, यानी उनके अंदर ओवरी नहीं पाई जाएगी, फल नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये जो पौधे हैं ये बिल्कुल नेक्ड होते हैं, इनमें बीज नेक्ड होते हैं, फल नहीं बनते हैं और भ्रूणपोष की उपस्थिति होती है। और इसके अलावा इनमें ओवरी वाल नहीं पाए जाने से फल नहीं बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अब तक हमने सामान्य लक्षण पूरे पढ़ चुके हैं। हम इसके अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे कुछ एक नए मेंबर्स के बारे में। और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का इस वीडियो में इंतज़ार रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।